अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीबा आसिफ और जनाब आज मैं आपकी सुबह के बारे में नहीं पूछूंगी, ना ही मैं अपनी सुबह के बारे में बताऊंगी, क्योंकि आज की सुबह वो सुबह है जब एपीएस के नन्हे बच्चे अपने घर से स्कूल की जानिब निकले थे और उनको ये हरगिज़ मालूम नहीं था कि वो अपनी माँ को आखिरी बार देख रहे हैं। और आज का प्रोग्राम उन नन्हे तलबा के नाम जिनके खून से उनका यूनिफॉर्म और किताबें रंगी गईं। आज का प्रोग्राम उन नाजुक कलियों के नाम जिनको जालिम सफाक दरिंदों ने अपने पैरों तले मसल दिया। आज का प्रोग्राम उन मासूमों के नाम जिनको उनकी माओ ने स्कूल भेजा और वो जन्नत चले गए। आज का प्रोग्राम उन शहीदों के नाम जिनके खून से हमारी इस पाक धरती में गुलाब खिले हैं। नाजरीन, आज का प्रोग्राम एपीएस के शहीदों के नाम करती हूँ। इस हवाले से सबसे पहले एक आपको नन्हे मासूम बच्चे शहीद का एक ख़त पढ़कर सुनाना चाहूँगी जो उसने अपनी प्यारी माँ को लिखा था। और वो क्या लिखता है? सलाम मेरी प्यारी अम्मी, कैसी हो? आज मैं आपसे बहुत सी बातें करने वाला हूँ। बड़ी हिम्मत से मैं आपको ये ख़त लिख रहा हूँ क्योंकि आप बहुत याद आती हैं। माँ, जब भी आपको लिखने का सोचूं तो रोने लगता हूं। पर सुन माँ, मैं यहाँ सच में बहुत खुश हूँ। यहाँ के बागात बहुत खूबसूरत हैं। मेरा तो घर भी यहाँ पर बहुत बड़ा है। माँ, मैं जो चाहता हूँ मिल जाता है, पर तेरी तस्वीर नहीं मिलती यहाँ पर। यहाँ सुबह सुबह स्कूल के लिए उठाने वाली तेरी आवाज़ नहीं मिलती। यहाँ पर मैं खुद तैयार होता हूँ। अब्बा का मुझे देखकर गले लगाना बहुत याद आता है। एक बात पर मैं तुझसे नाराज हूँ। ये क्या बात हुई भला कि जब मेरा यूनिफॉर्म गंदा होता था, सालन का दाग या खेलते हुए मिट्टी लग जाती थी, तब तो मुझे कपड़े धोते हुए बहुत डांटती थी। मगर अब क्या हुआ? मेरा खून से भरा हुआ यूनिफॉर्म तूने अभी तक नहीं धोया, अलमारी में संभाल कर रखा हुआ है और रोज सूंघती है। माँ, ये तो नाइंसाफी है। ऐसा क्यों करती है तू? माँ, मेरे माथे को चूम, बहुत अकेला हूं। अच्छा सुन, तेरे हाथ का लंच बॉक्स नहीं मिलता यहाँ। मुझे वो अंडा पराठा जो तू मेरे लिए बनाती थी बहुत याद आता है। एक बात बतानी थी आपको माँ, जब मुझे गोलियां लग रही थी ना, तब मैंने बहुत जोर से तुझे आवाज दी। तू क्यों नहीं आई मुझे बचाने? मैं 5 दफा बोला था, माँ माँ माँ, मेरी प्यारी माँ, मेरी जिंदगी, मेरी माँ, मुझे बचा ले। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मगर पता नहीं क्यों मुझे एकदम इतनी गहरी नींद आई और मैं सो गया। मेरी आंख यहाँ जन्नत में खुली। मुझे क्या पता था तू मुझे स्कूल भेजेगी और मैं आगे से जन्नत चला जाऊंगा। अच्छा सुन माँ, वो अब्बा की ऐनक ठीक करवाई। मुझे जब छोड़ने जाते थे तो रास्ते में जितने भी बोर्ड आते थे मुझसे पढ़वाते थे। अब कहाँ कोई बोर्ड पढ़ने वाला होगा। माँ, आप भी बहुत याद आती है। उससे कहना कि उसकी पोनी हर रोज मैं सोफे के नीचे छुपा दिया करता था। वो ढूंढती थी और अक्सर कॉलेज से इसी वजह से लेट पहुंचती थी। माँ, मैंने अल्लाह मियाँ को नहीं बताया कि मुझे अभी भी भूख लगी हुई है। तू मुझे पराठा अंडा भेज दे, बहुत दिल कर रहा है तेरे हाथ का खाने को। अच्छा सुन, अब मैं चलता हूँ क्योंकि मेरा होमवर्क रहता है। अगर याद नहीं किया तो कल टीचर नाराज होगी। मैं तो माँ तेरा अच्छा बच्चा हूं ना, मैं किसी को भी नाराज नहीं करता। पर पता नहीं क्यों नकाब वाले अंकल ने मेरे सीने पर इतनी गोलियां मारी। माँ, मुझे तू हल्की सी भी चोट लगती थी तो मैं इतना रोता और मुझे इतना दर्द होता था।
माँ तू हमेशा मुझे मासूम कहती थी, फिर अंकल को मुझ मासूम पर तरस क्यों नहीं आया? छोटा सा तो हूं मैं, मुझे अंकल ने क्यों शहीद किया? माँ मैं पढ़ रहा था, यहाँ पर सबक खुद याद करना पड़ता है, तू नहीं है मुझे होमवर्क करवाने वाली। अच्छा अब मैं चलता हूँ, अब्बू और आपी को मेरी तरफ से सलाम कहना और उनसे कहना कि मुझे खत लिखकर मेरे रूम में तकिए के नीचे रख दो, मुझे मिल जाएगा। माँ उस खत से मेरी खुशबू तुझे आ रही होगी और तुझे महसूस भी हो रहा होगा कि कितना खुश हूं मैं। मेरा माथा चूम और मुझे सीने से लगा ले। वस्सलाम, तेरा लाडला बेटा। आज का दिन यानी 16 दिसंबर हर दिल लरज उठता है, हर आंख अश्कबार हमें नजर आती है और दिल जैसे बुझ सा जाता है। 8 साल पहले आज ही के दिन 16 दिसंबर 2014 तकरीबन यही वक्त था जब सफाकियत, बर्बरियत, बेरहमी और इंसानी बेहुरमती के एक बदतरीन मिसाल कायम की गई थी। और इस दिन लातादाद नन्हे फूलों और कलियों को बड़ी बेरहमी से मसल दिया गया। आगे चलकर पाकिस्तान को सैराब करने वाले बेशुमार पुख्ता सितारों को मौत की नींद सुला दिया गया था और सानेहा APS ने तकरीबन 150 से ज्यादा घरों की रोशनियों को बुझा दिया और इन सितारों में कई बच्चों ने शहादत का जाम नोश किया और अक्सरियत गाजी बने। लेकिन जब भी ये दिन आता है वो लम्हे और वो कर्ब जिंदा हो जाता है। आज सिर्फ वो बच्चे ही नहीं हमें याद आ रहे, आज वो उस्ताद, वो टीचर जिन्होंने उस दिन जनाब अपनी जानें कुर्बान की, शहीद हुए, उनको भी आज हम याद करें। और जनाब ये तो था वो दूसरा वाकया जिसने दिसंबर जैसा खूबसूरत महीना भी हमारे लिए तकलीफ दे बना दिया था। और अब कुछ बात कर लेते हैं उस पहले वाकये की जो हर साल दिसंबर में हमारे ज़ख्म ताज़ा करता है, और वो है सकूते ढाका का वाकया। जब पाकिस्तान दो लख्त हुआ था, 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद, खुद मुख्तार और दुनिया इस्लाम की सबसे बड़ी मुमलिकत का इजाफा हुआ जिसका नाम पाकिस्तान था। भारत ने दुनिया की इस सबसे बड़ी इस्लामी मुमलिकत को कभी दिल से तस्लीम नहीं किया था। इसलिए भारत ने पाकिस्तान के क़याम के बाद ही उसके खिलाफ साजिशों के जाल बुनना शुरू कर दिए, क्योंकि 1948 और 1965 की जंग के बाद भारत में ये एहसास बढ़ गया था कि वो फौजी महाज पर पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकता है और पाकिस्तान को अंदर से कमज़ोर तो किया जाए। जंग सितंबर 1965 में भारत ने भारी नुकसान के बाइस जंग बंदी कबूल कर ली, लेकिन साजिशों को अपनी तेज कर दिया, क्योंकि 6 दिसंबर 1965 की जंग में पाकिस्तान की बरतरी से भारत की साख को बैनुल-अक़वामी तौर पर एक ज़बरदस्त धचका लगा था और जिसके बाइस भारत की बैनुल-अक़वामी सतह पर खूब बदनामी भी हुई थी। और उसी बदनामी का इंतकाम लेने के लिए भारत ने मशरकी पाकिस्तान को अपनी सरगर्मियों का मरकज़ बनाया और मशरकी पाकिस्तान को अलग करने में भारत ने 5 सालों में खरबों रुपए वहां पर खर्च किए थे। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सकूते ढाका में भारत का बड़ा किरदार था और भारतीय क़यादत को आज भी पाकिस्तान का वजूद गवारा नहीं है। अवाम में भी ये तासुर फैलाना शुरू किया गया तब कि मगरबी पाकिस्तान उनको लूट कर खा रहा है। यूं एक तनाव रोज़ बरोज़ बढ़ता ही चला गया, हता कि यहाँ तक बातें होने लग गई कि मगरबी पाकिस्तान भी बंगालियों से वही सलूक करने जा रहा था जो क़याम पाकिस्तान से पहले हिंदू या फिर अंग्रेज़ लोग रवैया रखे हुए थे। बाद हमने देखा कि मशरकी पाकिस्तान के स्कूल्स, कॉलेजेस, इवन दो की यूनिवर्सिटीज़ में हिंदू असातिज़ा कराम की तादाद भी ज़्यादा थी
और उनके जहनों में ये बात बिठा दी गई थी कि मगरबी पाकिस्तान उनका इस्तेहसाल कर रहा है, और उन्होंने मशरिक़ पाकिस्तान के तालिब इल्मों को ये बावर कराने की कोशिश की कि मगरबी पाकिस्तान की तरफ से मशरिक़ी पाकिस्तान के हकूक़ सलब किए जा रहे हैं। और फिर 3 बंगाली वज़राए आज़मों को इक़्तिदार की मुद्दत पूरी ना करने दी गई, तो भारत ने उसे भी पंजाबी बंगाली नफ़रत का रंग देकर खूब उछाला, खूब तनकीद की, खूब उसके ऊपर बातें भी की गई। और इस पूरी सूरत हाल का पाकिस्तानी हुक्मरान शायद इदराक नहीं कर सके थे, और हमारा जो रवैया कुछ ठीक भी नहीं था, और भारत ने मशरक़ी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में एक कलीदी किरदार अदा किया, और पाकिस्तान इस तरह जनाब 2 टुकड़ों में बट गया, मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान। इसके ऊपर एक ख़ुसूसी रिपोर्ट है, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। तो जनाब आज का जो दिन है ये 2 इवेंट्स के हवाले से बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक भी है। एक मैं तो कहूँगी कि ब्लैक डे आज हमें मनाना चाहिए। एक तो सुकूत ढाका की वजह से पहला जो वाक़या रूनुमा हुआ था, दूसरा APS के ऊपर जो हमला हुआ था उसके हवाले से, और ये दोनों चीज़ें बहुत ही जनाब दिल को दहला देने वाली चीज़ें थी। एक तो हमारा पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बट गया था, और जिस तरह इंडिया अभी भी ये दावा करता है कि पहले हमने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटा, अब हम उसको 10 टुकड़ों में बांटेंगे, लेकिन उनकी ये जो साजिशें हैं इनमें अब और हम नहीं करने देंगे, उनको कामयाब नहीं होने देंगे। तो ये जो इतने अफसोसनाक वाक़ये हैं जिसके हवाले से मैंने बात भी की है, तो इसकी वजह से जो दिसंबर का खूबसूरत सा महीना है ये भी हमें अफसोसनाक लगना शुरू हो जाता है, और इसकी जो खूबसूरती है, इसकी जो खुशगवारियत है वो भी अफसरदगी में बदल जाती है। तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है, पीछे क्या हुआ है और आगे क्या होने जा रहा है। तो इसलिए हमें मुत्तहिद होकर रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और ये जो APS का वाक़या है इसे तो हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और आज भी जिनके बच्चे उस वक्त गए थे स्कूल, और यही वक्त था तकरीबन कि जब बच्चे अपने स्कूल में एंजॉय कर रहे थे, अपनी क्लासेस में बैठे हुए थे, जब वहाँ पर दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया और जब उन्हें गोलियाँ लगी और ये सारा वाक़या पेश आया, तो आज उनके माँ बाप पे क्या गुज़र रही होगी, ये उनसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। हम उनसे हम दिली हमदर्दी तो कर सकते हैं, लेकिन उनका दुख नहीं बांट सकते, उनका दुख महसूस नहीं कर सकते। और अभी एक छोटी सी ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इन तमाम तर टॉपिक्स पर बात करेंगे। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और कुदरत की तरफ से इंसान के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा भी है, मगर बदकिस्मती से हम में से बेशतर लोग इसे नेमत की अहमियत को ठीक से समझ नहीं पाते हैं और मायूस होकर उसका ही गला दबाने की कोशिश करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि ख़ुदकुशी से दुख ख़त्म नहीं होता, किसी और के दिल में उतर जाता है। हम ये नहीं सोचते कि ख़ुदकुशी करके हम एक बार मरते हैं पर अपने प्यारों को पीछे पल पल मरता छोड़ जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि ख़ुदकुशी करने से पहले अगर 1 मिनट के लिए सोच लिया जाए तो शायद ज़िंदगी बदल सकती है। हालिया दिनों में ख़ुदकुशी की वबा की बढ़ती हुई तादाद ने संगीन अंदेशों को जन्म दिया है और WHO ने इंकशाफ भी किया है कि पाकिस्तान में ख़ुदकुशी की शरह 8% से भी तजावुज़ कर चुकी है। WHO के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 1,30,000 से 2,70,000 अफराद ख़ुदकुशी की कोशिश करते हैं और ये लम्हा फ़िक्रिया भी है कि ख़ुदकुशी 15 से 29 साल के लोगों में तबई या हादसाती वजूहात के बाद मौत की चौथी बड़ी वजह साबित हुई है। लेकिन यहाँ पर ये नुक्ता भी काबिल ज़िक्र है कि कोई भी खुशी से अपनी ज़िंदगी का खात्मा नहीं करता है। मुआशरती समाजी हालात इंसान को उस नहज पर ले जाते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाता है और इसकी एक बड़ी वजह हमारे अपनों के रवैये भी होते हैं। वो तनकीद
भी होती है जो हमें अंदर ही अंदर से खोखला करने लग जाती है, और वो कौन कौन सी वजूहात होती हैं जो खुदकुशी के जज्बे को परवान चढ़ाती है, वो कौन से रवैये हैं जो उस घुटन को जन्म देते हैं जिससे आज़ादी के लिए इंसान अपनी ज़िंदगी का ही खात्मा कर लेता है, और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल में ये रुझान क्यों बढ़ता जा रहा है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फातिमा हनीफ है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। फातिमा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। फातिमा, खुदकुशी सुसाइड का जो रेशो है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। 8% जैसे मैंने बताया कि WHO ने इंकशाफ भी किया है कि अभी तो ये 8% है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ये जा सकता है अगर इसको काबू में ना लाया जाए या इसको प्रिवेंट ना किया जाए। तो क्या कॉजेज़ हो सकती हैं इसके पीछे की कि हम लोग सुसाइड तक पहुँच जाते हैं? इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं और वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। अच्छा। जैसे कि एक पर्सन के लिए सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है, वही दूसरे पर्सन के लिए और तरह से वो उसको देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँ मेंटल इलनेस की बात करूँगी, जिसमें सबसे पहले डिप्रेशन और एंजाइटी जो है ये रिस्पॉन्सिबल है सुसाइड के लिए। और इसके अलावा जो है हमारा आजकल जो लाइफस्टाइल हो चुका है सबका, उसकी वजह से जो है लोग मोस्टली सुसाइड तक जाते हैं। जिस तरह से आजकल फाइनेंशियल इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। तो पिछले दिनों एक केस आया था जिसमें एक आदमी ने अपनी 3 बेटियों को और वाइफ का जो था मर्डर कर दिया था क्योंकि उसको किसी का कर्जा देना था। तो इस तरह से एक फाइनेंशियल दबाव बहुत ज़्यादा है लोगों के ऊपर, जिसकी वजह से फिर उनको जब कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आता तो उनको ये एक बेहतरीन रास्ता नज़र आता है कि एक ये एस्केप प्लान है, इससे निकलने का बेहतरीन रास्ता और कोई नहीं हो सकता। अच्छा। उसके अलावा जो है स्कूल में बच्चों को बुली किया जाता है या कोई डिस्क्रिमिनेशन आपकी वर्क प्लेस पे हो रही है, स्कूल पर हो रही है, तो इस तरह से जब उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है या फिर उनको बुली किया जाता है तो उनके लिए उस सिचुएशन में रहना और सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से कुछ बच्चों में शरख इसलिए ज़्यादा है कि जब उनको स्कूल में जो सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाते, अक्सर टीचर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, हम लोग या फिर उनका जो एग्ज़ाम परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं जा रही, टेस्ट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही, तो उस चीज़ से उनमें एंजाइटी या फिर डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स जो है वो उभरना शुरू हो जाते हैं और फिर वो उनके लिए एक रास्ता होता है कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दें। उसके अलावा तीसरी वजह जो आती है वो रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं। अच्छा। मोस्टली लोग जो हैं जिनमें डिवोर्स हो जाता है या फिर आजकल जो हमारे ट्रेंड चल रहा है रिलेशनशिप इश्यूज यंग एज के लोगों में जो चल रहे हैं, उनका जो ब्रेकअप हो जाता है, फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं। तो उस टाइम वो नहीं सोचते कि वो जो करने जा रहे हैं वो सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि उनके बाद के लोग कितना सफ़र करेंगे। Exactly. तो वो रिलेशनशिप इश्यूज जो है उसको उस तरफ सुसाइड की तरफ ले जाते हैं। उसके अलावा लेकिन जिस तरह आपने मेंटल इलनेस की बात की, बहुत ज़्यादा होती जा रही है। सिर्फ एंजाइटी डिप्रेशन नहीं, लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाते हैं, हर टाइम गुस्से में रहते हैं। क्या आपको लगता है कि मेंटल इलनेस को हम लोग बीमारी या डिसऑर्डर समझते हैं या उसको हम सीरियस लेकर चल रहे हैं? अच्छा, मेंटल इलनेस के साथ स्टिग्मा है कि हम लोग कभी भी हेल्प सीख नहीं करना चाहते और कोई भी खुद को डायग्नोस या फिर खुद को लेबल नहीं करना चाहेगा कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, एंशियस हूँ। और यही एक वजह है कि जब इंसान जो है एक टाइम आता है जब वो चीज़ें कंट्रोल में उसकी नहीं रह रही हैं और वो उसका सैड मूड फील करे तो उसका एक नॉर्मल सिचुएशन समझ रहा होता है लेकिन उसे कॉप अप नहीं कर पाता। अच्छा। फिर क्या होता है कि जब वो एक थ्रेशोल्ड जो है वो गुजर जाता है उसके बाद फिर वो डिप्रेशन की तरफ जो है मूव आउट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन स्टिल वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता। और अगर वो हेल्प की कोशिश भी करे और अपनी फैमिली के मेंबर्स को बताना की कोशिश करे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा, मैं चेंज हो रही हूँ या मेरी पर्सनालिटी में कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो नॉर्मल नहीं है, तो फैमिली उसको नहीं बॉदर करती है। तो जिसकी वजह से जब टाइम पर हेल्प नहीं मिलती है तो वो जो डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं माइल्ड से मॉडरेट लेवल पर, फिर मॉडरेट से सीवियर लेवल तक जाते हैं। और जब सीवियरिटी इंक्रीज होती है ना उस टाइम पे सुसाइड का लेवल आता है। डिप्रेशन की लास्ट स्टेज पे जो है मोस्टली लोग जो है सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो ये इसका कोर फीचर है डिप्रेशन का। अच्छा, ये डिप्रेशन में ही होता है या एंजाइटी भी जब हमें बहुत ज़्यादा हो रही होती है कि हमारे फ्यूचर में क्या होगा, वी डोंट नो कि आगे जाके हमारा करियर क्या है, हमें कैसे लोग मिलेंगे, तो ये उसमें भी क्या प्रिवेल कर सकता है? अच्छा, सिर्फ डिप्रेशन की नहीं है, एंजाइटी भी है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रेनिया, जितनी मेंटल इलनेसेस है उसमें 10 to 20% चांस होता है कि वो इंडिविजुअल सुसाइड कमिट कर लेगा। अच्छा। आप एंजाइटी की बात करिए, जब किसी की लाइफ में होप खत्म हो रही है कि फ्यूचर में कुछ भी नहीं होगा, और जिस तरह स्टूडेंट को हम ले लेते हैं या किसी की जॉब चली गई है या एम्प्लॉयमेंट के चांसेस जिस तरह पाकिस्तान में कम हो रहे हैं, तो उससे उसका यही माइंड सेटअप होगा कि मुस्तकबिल में मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं एक नाकाम इंसान हूँ, मेरी कोई वर्थ नहीं है। और इसी तरह फैमिली की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, स्पेशली लड़कों पे।
और यहाँ पे मैं एक पॉइंट मेंशन करूँगी कि लड़कों में शर्क ज़्यादा है सुसाइड की एज़ कम्पेयर टू फीमेल। अच्छा, मतलब मेंस में ये रेशियो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और उसकी वजह ये है कि इनके ऊपर प्रेशर होता है, इन लोग को परमिशन नहीं कि अपने इमोशन शो कर सकें। जैसे ही हमारी सोसाइटी में लड़का पैदा होता है ना, उसको कहा जाता है कि तुमने रोना नहीं है, तो तुम मर्द बनो, तुमने रोना नहीं है। तो वो चीज़ जो उसकी ना इनग्रेव्ड कर चुकी होती है उसकी पर्सनैलिटी में। और जैसे ही वो बड़ा होता है और जब प्रॉब्लम्स आसपास आती है, फीमेल्स होती हैं थोड़ी इमोशनल होती हैं, रो के डिस्कस कर लेती है, बात कर लेती है। लेकिन जो आदमी है वो ये सोचते हैं कि हमने अगर किसी को बताया तो हम वीक महसूस करेंगे, लोग हमें समझेंगे हम वीक है। और दूसरी वजह ये है कि उनको लगता है कि वो अपनी मदद खुद कर सकते हैं, उनको हेल्प की ज़रूरत नहीं, एक नॉर्मल चीज़ है, मैनेज हो जाएगा। लेकिन क्या होता है जब एक टाइम गुजर जाता है, वही अगेन थ्रेशोल्ड जब गुजर जाता है तो वो खुद की हेल्प नहीं कर पाते हैं। और वो एंड एक लम्हा होता है जिसमें वो फैसला करते हैं हम अपनी ज़िंदगी ख़त्म करेंगे, और वो कर जाते हैं। तो सुसाइड जो है उसके बारे में एक मैसेज अगर मैं देना चाहूँ तो वो ये होगा कि जब आपको ऐसी थॉट आ रही हो ना, तो आप वेट करें। क्योंकि अगर आप आज के दिन महसूस कर रहे हैं ना कि मैं सुसाइड कर लूँ, कि मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देनी चाहिए, तो 60 to 70% चांसेस है कि नेक्स्ट डे वो आपकी थॉट ख़त्म हो जाएगी। तो सिर्फ एक थॉट है जो एक इंसान को इतना कंज्यूम कर लेती है कि उसका बॉडी का जो रिस्पॉन्स है वो उसको उस तरफ ले जाता है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर ले। और मतलब वो थॉट्स, मतलब एक सेकंड में हमारे जहन में कितनी थॉट्स आ रही होती हैं, मतलब इतनी जल्दी जल्दी थॉट्स चेंज हो रही होती हैं। तो वो 1 से 2 सेकंड, चले 5 मिनट ही लगा ले, वो थॉट आपको अपने वश में कर लेती है या आपको अपने काबू में कर लेती है। तो आपने उसको किस तरह टैकल करना है, मतलब वो थॉट से फिर हम किस तरह निकल सकते हैं, अपना माइंड किस तरह डाइवर्ट कर सकते हैं, या आसपास के लोगों का उसमें क्या रोल आप बताएंगे? सबसे पहले तो ज़रूरी है कि हम लोग और जो हमारे आसपास के लोग हैं उनको अर्ली वार्निंग साइंस पता होने चाहिए। क्योंकि जब भी एक इंसान सुसाइड कमिट करना जा रहा होता है तो वो कुछ अर्ली वार्निंग्स देता है, उसकी बातों में कुछ मैसेजेस छुपे होते हैं। ज़्यादातर उसकी बातों का कंटेंट जो है मरने मारने या वायलेंस क्रिएट करने से रिलेटेड होते हैं। और ज़्यादातर लोग जो हैं जो सुसाइड का प्लान कर रहे होते हैं वो लोगों से अलग होना शुरू हो जाते हैं। मोस्टली लोग खुद को रूम में लॉक कर लेते हैं। जिस तरह हमने आज तक बॉलीवुड या हमारी मीडिया के जो केसेस सुने वो यही सुनने को मिलता है कि वॉशरूम में से जो है उनकी वो बॉडी मिली है या रूम में से मिली है, तो इसी तरह से वो खुद को अलग कर लेते हैं। उसके अलावा कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अपनी पोजेशंस जो है लोगों में तकसीम करना शुरू कर देते हैं। अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम कर दी, किसी NGO को दे दी बिला वजह। जिस तरह कपड़े हैं तो लोगों में डिवाइड करना शुरू कर दिया, अपनी जितनी भी बिलोंगिंग्स हैं वो दूसरे लोगों में वो डिवाइड कर देते हैं और उसके पीछे कोई खास वजह भी नहीं होती। तो एक वार्निंग साइन होता है। दूसरा ये कि अक्सर ऐसा होता है कि वो इंसान जो सुसाइड कमिट करने जा रहा है वो आपको गुड बाय इस अंदाज में कहता है लास्ट टाइम मिलते हुए कि आपको लगता है कि शायद ये नेक्स्ट टाइम ये कैसा था, मतलब आपको जो है वो एक हिंट मिल रहा होता है उसकी तरफ से, और उसके कहने का मकसद यही होता है कि मेरा लास्ट गुड बाय था, इसके बाद मैं नहीं मिलूँगा। और तो ये कुछ अर्ली वार्निंग साइंस हैं। और उसके अलावा इनकी पर्सनैलिटी में काफ़ी चेंज आ चुका होता है। जिस तरह से जिस इनके खाने पीने का टाइम चेंज हो चुका होता है, नींद का पैटर्न इतना डिस्टर्ब हुआ होता है, तो वो चीज़ उस टाइम पे हम लोग नहीं अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं ना। अगर हम इन चीज़ों को वक्त पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो हम किसी की लाइफ जो है वो सेव कर सकते हैं। और मतलब जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं उनको ज़्यादातर समझने की ज़रूरत उनको है समझने की कि अगर अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स हमें नज़र आ रहे हैं तो हमें पता है एक अलार्मिंग सिचुएशन हो जानी चाहिए कि ये बंदा जो है इसको हेल्प की ज़रूरत है। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन अगर डिप्रेशन, एंजाइटी या इस तरह की चीज़ों की अगर देखा जाए तो इनके अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? सुसाइड तो एक लास्ट स्टेज पे जैसे आपने बात की कि वो पहुंच जाएगी और उसके अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स ये हो सकते हैं। लेकिन जब हम डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, एंजाइटी में जा रहे होते हैं, तो उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? अच्छा, कि उसको वहीं पे पकड़ लिया जाए और वो सुसाइड तक ना पहुँचे। ठीक है, उसके लिए कुछ डिप्रेशन के ऐसे सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले तो आपको क्लियर उनके बॉडी में चेंजेस नजर आते हैं। उनका वेट लूज हो रहा है या फिर उनका खाना पीना जो है कम हो रहा है, नींद डिस्टर्ब हो गई है, और उसके अलावा वो किसी चीज़ के बारे में ज़िंदगी में फ़ैसला नहीं कर पा रहे। और दूसरा ये कि उनकी जो बातों का कंटेंट है ऐसा होता है जिस तरह मैं एक नाकाम इंसान हूँ, ज़िंदगी कोई वर्थ नहीं है या उनकी कोई वर्थ नहीं है। और जो हम लोग बात करेंगे मेन सिम्टम की, वो उनका सैड मूड होता है, ज़िंदगी से खुशी ख़त्म हो जाती है। और जैसे ही अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपके आसपास के लोग जो पहले बहुत खुश रहते थे, उनकी पर्सनैलिटी बड़ी चार्मिंग थी, लेकिन अब क्योंकि चेंज आ चुके हैं और वो बहुत सैड फील करते हैं, रोते हैं, तो वो एक फर्स्ट स्टेज है जिसमें आपने उनको जो है प्रिवेंट करना है। अच्छा। और इस स्टेज पे अगर आप उनको नहीं सपोर्ट करते हैं तो वो फिर आहिस्ता से ज़ाहिरी सी बात है फिर वो स्टेजेस आती हैं
और स्टेजेस पास करते करते सीवियर लेवल आ जाता है। अच्छा, दूसरा फातिमा, ये जो आप मूड की बात कर रही हैं कि उनका सैड मूड रहता है, वो मतलब किसी से बात, इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, ज़्यादा किसी से बात नहीं करते, सोशलाइज नहीं होते, तो ये क्या कॉन्टिन्यूस ये उनका ये स्पेल रहता है, या अंदर थोड़ा सा होता है फिर सही हो जाते हैं फिर होना शुरू हो जाता है, या ये कॉन्टिन्यूस चलता है? डिफरेंट केसेस में डिफरेंट तरह से होता है, क्योंकि अगर कॉन्टीन्यूस होते हैं वैसे 2 वीक्स तक मोस्टली इनका मूड ऐसे ही रहता है। अच्छा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे पर्सनालिटी में चेंजेस बताएं, एक दिन जो उनको होप मिल रही होती है कि अच्छा नहीं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन एक टाइम वही मैंने आपको बताया हमारी सोच की कुछ गलतियाँ होती हैं, जैसे एक सोच जो है उनके ऊपर सवार हो जाती है तो उसी टाइम जो है फिर वो नेक्स्ट डे प्लान कर लेते हैं कि बस अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। अच्छा। अब सोच की गलतियों के बारे में अगर हम बात करें, जिस तरह मैंने पहले बताया कि इंसान की सोच जो है उसको इतना कंज्यूम कर लेती है कि वो कोई भी कुछ भी करने का प्लान कर लेता है। तो अगर हम सुसाइड के मैटर में सोच की गलतियाँ देखें तो लोग अक्सर चीज़ों को पर्सनलाइज कर रहे होते हैं। जिस तरह कोई वाक़या हो गया है तो उनको लगता है कि इस वाक़या का एक हिस्सा जो है उसका जिम्मेदार मैं हूँ, और वो सारा खुद को ब्लेम करना शुरू करते हैं, जबकि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं कि इनकी जो भी कंडीशन है उसके लिए कोई और भी तो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, तो वो पर्सनलाइज कर लेते हैं। उसके अलावा अक्सर जो लोग हैं वो ये जो है डायकॉटमस थिंकिंग रखते हैं, जिस तरह से 2 एजेस पे एक प्लस थिंकिंग और माइनस थिंकिंग है कि यहाँ तो बहुत कुछ अच्छा हो रहा है या बहुत कुछ मनफी हो रहा है। तो जो सुसाइड के साथ जा रहे होते हैं उनको लगता है कि ज़िंदगी में सब कुछ मनफी हो रहा है, कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता है, मैं कामयाब नहीं हो रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में कुछ रहा नहीं है, तो वो हर चीज़ को मनफी एक वो मतलब एक्सट्रीम लेवल पे, या तो पॉजिटिव वो सोचते हैं या फिर नेगेटिव सोचते हैं, और वो एक्सट्रीम लेवल पे चल रहा होता है। तो इस तरह की और भी जो है वो सोचों की गलतियां हैं, जिस तरह से वो ओवर जनरलाइज कर रहे होते हैं। एक वाकया हो गया, ओवर थिंकिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल से अमल दखल है। मतलब हम लोग अब नॉर्मल भी हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना शुरू हो गए हैं कि क्या होने वाला है, आगे क्या है, पीछे ये हो गया, अगला दिन किस तरह का गुजरेगा। तो ये नॉर्मल डेज में भी हम ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं। ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, ये जो आगे मैं आपको कॉग्निटिव एरर्स बता रही हूँ, सोच की गलतियाँ, ये ओवर थिंकिंग का ही पार्ट है। अच्छा। ओवर थिंकिंग जो है वो आपकी लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब करती है, आपकी पर्सनैलिटी को डिस्टर्ब करती है। और अगेन जिस तरह से हर चीज़ का लेवल्स होते हैं ना, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, इसी तरह से जो ओवर थिंकिंग है वो तो हम भी करते हैं, मैं भी करती हूँ, आप भी करते हैं। तो एक लेवल तक जो होती है हर चीज़ नॉर्मल होती है, जैसे ही वो अपने लेवल से आगे की तरफ मूव करती है तो वो एक अलार्मिंग सिचुएशन बन जाती है। तो इसी तरह से जैसे ही ओवर थिंकिंग लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा होना शुरू होती है तो डिप्रेशन, एंजाइटी और इस तरह की बहुत सी अदर मेंटल इलनेसेस जो हैं वो फिर वजूद में आती हैं। तो जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं या साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो वो किस तरह पहले थेरेपीज़ करते हैं या डायरेक्ट उन्हें मेडिसिन पे डाल देते हैं? अगर इस तरह की अगर उन्हें बताया जाए कि ये सुसाइडल अटेम्प्ट करना चाह रहा है ये बंदा या बंदी, तो सबसे पहले क्या किया जाता है? उसकी काउंसलिंग की जाती है या फिर मेडिसिन दी जाती है? अच्छा, अगर हम लोग साइकेट्री के शोबे की बात करें तो एक पूरा टीम वर्क होता है, जिसमें अलोन साइकेट्रिस्ट जो है वो भी काम नहीं कर सकता और ना ही क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अलग से केस को हैंडल कर सकते हैं। तो हम लोग मिलकर एक टीम हम लोग की होती है, जिसमें सबसे पहले साइकेट्रिस्ट जो है और हम सब मिलकर उनका एक इंटरव्यू करते हैं कि लाइफ में ऐसे क्या वाक़यात हुए, क्योंकि ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा जो ट्रेजिक इवेंट हुआ होता है जो उनके लिए बर्दाश्त से बाहर होता है, सफरिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है उनके लिए चीज़ें। तो हम लोग इंटरव्यू करते हैं कि लाइफ में क्या हुआ, जब हमें कोई ना कोई इवेंट निकल आता है, किसी का फाइनेंशियल इशू या कोई भी ट्रेजिक इवेंट, उसके बाद जो है हम लोग डायग्नोज बनाते हैं, टेस्टिंग होती है, असेसमेंट होती है कि कौन सा लेवल है डिप्रेशन का, या कौन सा लेवल है एंजाइटी का, या कौन सा लेवल है कोई और डिसऑर्डर है तो किस तरह से इसमें वो पार्टिसिपेट कर रहा है। तो उसके बाद टेस्टिंग के बाद हम लोग जब डायग्नोज कर लेते हैं तो सबसे पहले तो मेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिप्रेशन या फिर कोई भी मेंटल इलनेस हो रही है उसके पीछे वजह है कि आपके ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं जिनका जो इम्बैलेंस हो जाते हैं। जिस तरह सेरोटोनिन एक केमिकल है जो कि आपकी जो मूड को रेगुलेट कर रहा होता है, आपकी बॉडी फंक्शन को रेगुलेट कर रहा होता है। तो वो जो है थेरेपी तो उन हार्मोन्स को नहीं ना रीगेन कर सकती है या रीस्टोर कर सकती है, तो मेडिसिन ही यूज़ की जाती हैं। अच्छा। तो जो डॉक्टर्स हैं, साइकेट्रिस्ट, वो फिर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, और साथ में फिर जब हम थेरेपी की तरफ आते हैं तो सिर्फ मेडिसिन जो है वो काम नहीं कर सकती हैं। मेडिसिन ने तो आपका वो हार्मोन जो है वो बैलेंस कर दिया, केमिकल्स बैलेंस कर दिए, कुछ टाइम के लिए होता है, कुछ टाइम के लिए होते हैं। उसके अलावा ये कि लाइफ में तो होप खत्म होगी है ना, तो वो जो कॉग्निटिव एरर्स आ रहे हैं और जो सोच की गलतियाँ आ रही हैं वो तो मेडिसिन ही खत्म करेगी। तो उसके लिए साथ में थेरेपी चाहिए होती है। तो अब थेरेपी भी 2 तरह की होती है, जिसमें हम लोग काउंसलिंग और जो कुछ और टॉकिंग थेरेपीज़ होती हैं या फिर पेपर वर्क की थेरेपीज़ होती है, इन सबको कॉम्बिनेशन बनाकर वो हम पेशेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं। वो भी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है कि वो किस तरह की प्रॉब्लम के साथ आ रहा है।
तो काउंसलिंग में मोस्टली हम लोग बात करते हैं उनकी फैमिली मेम्बर्स के बारे में। अच्छा। हम उनकी फैमिली को एजुकेट करते हैं, पेशेंट को एजुकेट करते हैं। उसमें हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं कि आपने 3 मंथ्स तक जो है कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है या आपको अर्ज होती है कि आप सुसाइड कमिट कर लें, आपने हमसे फ़ौरन से कांटेक्ट करना है और फिर हम जो है उसको लेकर आगे चलेंगे। और हम एक्सप्लेन करते हैं कि सिर्फ एक लम्हे की थॉट है, ये गुजर जाएगा टाइम, और जैसे गुजरेगा आपका ये जो आपको अर्ज फील हो रही है ये ख़त्म हो जाएगी। तो साथ में फैमिली को भी काउंसिल करना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो हमने उनको सिखाना होता है कि उन्होंने अर्ली साइंस किस तरह से आइडेंटिफाई करने हैं। दूसरा हम कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जैसे कि आपने पेशेंट के पास या जो भी पर्सन सुसाइडल हुआ है या उसने पिछले दिनों कुछ अटैम्प्ट करने की कोशिश की, उसके पास कोई शार्प ऑब्जेक्ट ना हो, क्योंकि अक्सर ये लोग ना पोजेशंस में अपने नाइफ और गन इस तरह की चीज़ें रखना शुरू कर देते हैं, या फिर जो स्लीपिंग पिल्स या डिफरेंट पिल्स जो हैं हार्मफुल उनको स्टोर करना शुरू कर देते हैं। तो फैमिली मेम्बर्स को इतना एक्टिव होना है कि उनको पता हो कि उनके आसपास क्या चीज़ है, वो वहाँ से सब चीज़ें रिमूव कर देनी। और हम पेशेंट को भी बताते हैं कि उन्होंने वो सब चीज़ें रिमूव कर देनी है, ताकि जब उनको अर्ज फील हो तो उनके पास कोई ऐसा मटीरियल हो ही ना जिससे वो अपनी जान ले सके। और उनको फैमिली मेम्बर्स को हम साथ में ये बताते हैं कि उन्होंने तकरीबन 24 आवर्स जो है उनके ऊपर नज़र रखनी है। अच्छा। कि वो उनकी एक्टिविटीज़ क्या, उनको अलग नहीं बैठने देना। लेकिन क्या इन तमाम थेरेपीज़ और काउंसलिंग और मेडिसिन के बाद क्या फुली तौर पर रिकवर हो सकता है वो पेशेंट, या उसके बाद भी वो मतलब थोड़े अरसे के बाद दोबारा से उसे कोई चीज़ ट्रिगर करेगी और वो दोबारा से उस चीज़ में आ सकता है? अच्छा, अगर हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो साइकेट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से पहले एक और कैटेगरी आती है, और वो आपके फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स की आती है। अगर आपका कम्युनिटी सपोर्ट, आपका फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो नेक्स्ट टाइम जब आपने ट्रीटमेंट कंप्लीट करवा ली है ना, तो वो आपकी उस चीज़ को रिस्टोर करके रखेंगे। अक्सर मुझे लगता है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से ज़्यादा ना उनके पास आने से पहले अगर आप कोई फ्रेंड आपको हेल्प कर दे, आपके आसपास जो लोग होते हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, अगर वो ये चीज़ समझ लें तो मेरे जनाब क्या ही बात है। फिर उनसे अच्छा दोस्त, उनसे अच्छा हेल्पर तो और कोई भी नहीं है। हमारे साथ फातिमा हनीफ मौजूद है। फातिमा बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ हमने बात करनी है मेकअप ट्रेंड्स के हवाले से, क्योंकि शादियों का सीज़न उरूज पर है और हर किसी को इस टाइम टेंशन होती है कि जनाब एक तो हमने सबसे डिफरेंट नज़र आना है, अलग नज़र आना है और ख़ूबसूरत सा हम लोगों ने एक तो जोड़ा पहनना है ताकि हम पूरी गैदरिंग में सबसे अलग नज़र आए, और दूसरा हमारा मेकअप बहुत अच्छा होना चाहिए जो हमें सूट करे, जो नो मेकअप लुक भी लगे लेकिन हम खूबसूरत भी लगे। तो आज हम उन मेकअप ट्रेंड्स पर बात करेंगे कि जैसे ही साल चेंज होता है, ये शादियों का सीज़न आता है, तो ट्रेंड्स भी चेंज होना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह हमारे कपड़ों के ट्रेंड्स चेंज होते हैं, कट्स चेंज होते हैं, इसी तरह हमारा जो मेकअप है उसके भी ट्रेंड्स चेंज होते हैं। हमारी फाउंडेशन लगाने का तरीका चेंज हो जाता है, हाईलाइटर, ब्लश ऑन, कंटूरिंग, ब्रॉन्जर लगाने का तरीका भी चेंज हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोग जो यहाँ पाकिस्तानी जो लोग हैं ना, वो सबसे ज़्यादा लोगों को देखते हैं जो हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं, जो हमारे शोबिस की शख्सियात हैं, जो हमारे सितारे हैं, उनको हम देखते हैं और उनका मेकअप अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर जाते हैं कि उन जैसा हम खूबसूरत नज़र नहीं आते हैं। तो आज हम वही जानेंगे कि जनाब जो सेलिब्रिटीज़ मेकअप करते हैं वो किस तरह का मेकअप करते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है, और आज हम वही सीखने की कोशिश करेंगे क्योंकि यूके से आई हमारी मेहमान है और उनसे हम जानेंगे कि जनाब शोबीज़ के जो सितारे होते हैं या जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनका मेकअप किस तरह का होता है। तो निदा खान हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूटी एक्सपर्ट हैं और जनाब यूके से नहीं यूएसए से आई हैं, तो मैं माजरत ख्वाह हूँ आप लोगों से भी और निदा से भी। तो जनाब उनसे जानते हैं कि उन लोगों का किस तरह का मेकअप होता है, नो मेकअप लुक होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन की जाती हैं, लगाई जाती हैं मुँह पे। तो उनसे ही जानते हैं। निदा आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू फॉर हैविंग मी। निदा, ये जो सेलिब्रिटीज़ का मेकअप होता है, मतलब हम लोग तो उन्हीं को अडॉर करते हैं और उन्हीं को देखते हैं कि अच्छा बहुत खूबसूरत लग रही हैं, तो इन जैसा मेकअप हमने खुद भी करना है और हम भी उसी तरह के खूबसूरत लगेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि मेकअप ट्रेंड्स में आजकल चल क्या रहा है, क्या इन हुआ है और क्या आउट हो चुका है, क्या इन हुआ है? बिकॉज अब विंटर आ गया है, तो विंटर के लिए ऑलवेज हमारा बोल्ड लिप जो चलता है, मूव हो गया, मरून हो गया, ज़्यादातर सॉफ्ट सटल आईज होती हैं, इतना ज़्यादा आई मेकअप नहीं होता, लेकिन लिप्स पे ज़्यादा होता है।
और आपकी स्किन हाइड्रेटेड होनी चाहिए ग्लोई लुक के लिए। जो नो मेकअप लुक है उसमें भी बहुत मेकअप लगता है ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए। आप अपनी स्किन की टेक केयर करेंगे तो आगे आपका ग्लोई नो मेकअप लुक नो मेकअप लगेगा। तो अगर आपकी स्किन ही अच्छी नहीं है तो फिर यू हैव टू अप्लाई, आपको बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करनी पड़ती है और वो फिर शो करती हैं। केकी मेकअप, अगर जैसे आप कहते हैं बहुत से लोग होते हैं उनका बहुत केकी होता है, क्रीसेस पड़ जाती हैं क्योंकि उनकी स्किन इतनी हाइड्रेटेड नहीं होती। तो आप फिर जब आपकी स्किन हाइड्रेट नहीं होती फिर आप फाउंडेशन लगाते हो, फिर उसके ऊपर आप कहते हो ओके, फिर कंसीलर भी लगाते हो, फिर पाउडर भी लगाते हो सेटिंग्स पे, तो वो बिल्डअप करता जाता है और फिर आफ्टर सर्टेन टाइम वो क्रैकअप होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो आपकी स्किन जो आपकी है वो यू नीड टू बी लाइक रियली, उसके आपको टेक केयर करनी चाहिए, हाइड्रेट होनी चाहिए, क्योंकि वही आपको ग्लोई मेकअप देगी। तो उसके लिए आप लोग फिर क्या करते हो? अगर कोई ऐसी ब्राइड या ऐसी कोई आ जाती है, क्लाइंट आ जाता है तो उसकी अच्छी स्किन ना हो, हाइड्रेट ना हो, तो उसको फिर क्या करते हो? तो फिर उसके लिए ये करते हैं कि हमारे पास जैसे आई पैचेस रखती हूँ मैं एलोवेरा के, कि जिसके अंडर आई बहुत डिहाइड्रेशन है तो उसको जितनी देर में हम बाल कर रहे हैं उसको आई पैच लगा दिए थोड़ी देर। और फिर सीरम्स होते हैं, सीरम्स यूज़ करते हैं और मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स रखते हैं जो बाम्स होते हैं बिफोर मेकअप एप्लीकेशन, वो रखते हैं जस्ट टू गिव ताकि वो इंस्टेंट आपको आ जाए हाइड्रेशन आ जाए। मतलब मुख्तलिफ टेक्निक्स जो हैं वो और मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो यूज़ की जाती हैं। तो घर में भी हम ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, क्योंकि आप घर में आप अपना मास्क, फेस मास्क, आई मास्क तो यूज़ कर सकते हैं और रेगुलर आपका एवरीडे रिचुअल होना चाहिए कि आप अपनी एक क्लेंजर रखें जिसमें आप टोनर रखें और आपकी मॉइस्चराइजिंग एंटी एजिंग मॉइस्चराइजिंग क्रीम होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका SPF है, जो सनस्क्रीन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सनस्क्रीन, एक तो आपको खाली सन से बचाता नहीं है बट आपको उसमें एज जो आपकी करती है स्किन उसको भी रोकता है। जो डिफरेंट डिस्कलरेशन लोगों के फेसेस पर आ जाती हैं, पिगमेंट्स आ जाते हैं, फ्रैक्टल्स आ जाते हैं, उससे भी उसको बचाता है। तो देयर डिफरेंट थिंग्स। मतलब वो मेकअप से पहले भी आपको लगाना है? वो एक्चुअली आपका स्किन केयर में सबसे लास्ट स्टेप होना चाहिए। अच्छा। उसके बाद आप उसके ऊपर मेकअप लगा सकते हैं। मेकअप लगा सकते हैं। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं। अच्छा, अब जैसे डे इवेंट का भी बहुत ज़्यादा रवाज आ गया है और पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा अब डे इवेंट हो रहे हैं, डे शादियाँ होना शुरू हो गई हैं, तो उसका मेकअप किस तरह का होना चाहिए? और जो इवनिंग में हमारी शादी होती है उसका मेकअप किस तरह का होना चाहिए? क्योंकि जो डे इवेंट्स होते हैं ज़्यादातर आउटडोर होते हैं, तो आपको ख्याल रखना चाहिए कि एक तो आप सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं फॉर श्योर। दूसरा, आप जो फाउंडेशन चूज़ करें वो बेस्ड ऑन योर स्किन टाइप चूज़ करें। बहुत से लोग होते हैं जो कि वो स्टिक यूज़ कर रहे होते हैं ऑन ड्राई स्किन, तो अगर आप ड्राई स्किन पे स्टिक यूज़ करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ड्राई हो जाएगी। अच्छा। हाँ, तो उसके लिए आप हमेशा ऐसी फाउंडेशन यूज़ करें जो कि ऑयल बेस्ड हो, जो आपको थोड़ी हाइड्रेशन दे। इसी तरह जिनकी ऑयली स्किन है, अब वो वैसी फाउंडेशन अगर यूज़ करेंगे जो ऑयल बेस्ड हो तो वो और आपकी स्किन ऑयली हो जाएगी। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी स्किन टाइप क्या है। बहुत से लोगों की कॉम्बिनेशन होती है, कॉम्बिनेशन के लिए आप रेगुलर उसमें यूज़ कर सकते हैं, दोनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एंड देन यू कैन वर्क इट आउट। लेकिन आपको यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी स्किन टाइप क्या है, क्योंकि अगर आपकी स्किन टाइप गलत हुई और आपने फाउंडेशन वैसी लगाई हुई है तो वो लुक नहीं आएगा जो आप चाहते हैं। एंड लेस इज़ मोर, जितना कम लगाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, इसीलिए आपकी अपनी स्किन की टेक केयर करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, नो मेकअप लुक की बड़ी बात की जाती है ना। हाँ। मतलब नो मेकअप लुक में शायद हम लोगों को शायद यही लगता है कि कुछ भी नहीं लगता है शायद मुंह पे। हाँ। और बड़े खूबसूरत भी लग रही होती है, मेकअप फिर भी लग रहा होता है लेकिन नहीं भी नजर आ रहा होता। तो क्या होता है नो मेकअप लुक? सो बेसिकली नो मेकअप लुक इज, इट डज हैव मेकअप, इसमें मेकअप होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मेकअप नहीं होता, लेकिन आप टिंटेड मॉइस्चराइजर यूज करते हैं। अच्छा। आप ग्लोई सीरम्स यूज करते हैं उसके अंदर पहले एज अ बेस, और फिर आप टिंटेड मॉइस्चराइजर यूज करते हैं। आईज के लिए आप बहुत हल्के से उसको कॉन्टूर कर देते हैं विद अ ब्राउन्जर या वेरी लाइट शेड ऑफ ब्राउन, जो कि आपकी नेचुरल आई का कलर होता है, आईलिड का कलर होता है, तो इट ब्लेंड्स इन, लेकिन वो आपकी थोड़ी सी क्रीज को डिफाइन कर देता है बेसिकली। आप हल्का सा ब्लश लगाते हैं, चेरी ब्लश और समथिंग, आप लिप बाम हो गया या समथिंग लाइक दैट, अ लिटिल लिप कलर थोड़ा सा लगाया एंड हाइलाइटर लगाया, और वो आपका बेसिकली नो मेकअप लुक, मेकअप के साथ ही नो मेकअप लुक बनता है। बट ये आप सेलिब्रिटीज कर रही हैं, बिल्कुल जी, और हाँ। शोबीज की जितने भी लोग कर रहे हैं, ज़्यादातर कर रहे हैं। हाँ। ग्लोई लुक यही है ना कि आप बेसिकली आपकी जो बेसिक रीज़न है वो आप मेन आप लगाते हैं वो सीरम, ग्लोई सीरम होता है, जो कि आप बिफोर द फाउंडेशन, अगर आप फाउंडेशन भी लगा रहे हैं तो आप ऐसी फाउंडेशन चूज़ करें
जो कि इतनी हाई कवरेज नहीं हो, क्योंकि बहुत से लोगों को इतनी हाई कवरेज की ज़रूरत नहीं होती अनलेस कि आपके फेस पे बहुत एक्ने हो या बहुत ज़्यादा डिस्कलरेशन हो या यू नो उसके लिए, वरना आपकी स्किन भी बहुत अच्छी है, यू नो रेगुलर ज़्यादातर लड़कियों की बहुत अच्छी होती है बिकॉज यू नो टेक केयर करते हैं। तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप टिंटेड मॉइस्चराइजर यूज़ करें जिसमें कलर भी होता है, SPF भी होता है एंड इट्स अ बिट ग्लोई टू, आपको थोड़ा सा ग्लो देती है। ओके, कोई BB क्रीम हुई है, CC क्रीम हुई, उसमें आप या तो हाइलाइटिंग सीरम्स डाल सकते हैं मिक्स करके, यू कैन पुट दैट ऑन योर फेस, तो वो बहुत अच्छा ये डेली रूटीन के लिए बिल्कुल। आप इवन आप शादी जैसे आप डे इवेंट की बात करें थे, आप डे इवेंट में वो यूज कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा आई मेकअप एनहांस कर लें, यू नो आप लैशेस लगा लें, यू नो समथिंग लाइक दैट, तो उसको बहुत अच्छा लुक आ जाता है। अच्छा, दूसरा आजकल ना बहुत से लोग ब्रॉन्जर में और कंटूर में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि अच्छा कंटूरिंग कर लेते हैं उसके बाद ब्रॉन्जर भी लगाना पड़ता है, तो अच्छा ब्रॉन्जर क्या होता है, कंटूर क्या होता है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है? जो कंटूर होता है वो बेसिकली आपके फेस शेप को डेफिनेशन देता है, ठीक है, और जो ब्रॉन्जर होता है वो शेडिंग करता है ऑन योर फेस। लेकिन आप एज अ रेगुलर पर्सन जो कि एक नॉर्मल लड़की है, आई वुड सजेस्ट कि वो इतनी कॉन्टोरिंग में ना जाए, बिकॉज एक तो आप पूरे स्टेप्स करके पूरा मेकअप नहीं करते एंड यू नो आप खाली एवरीडे बेसिस पर आपको शेडिंग की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप फाउंडेशन लगाते हैं तो आपका फेस एक ब्लैंक कैनवस होता है, आपको डेफिनेशन देनी पड़ती है कि आपके चीक्स कहाँ हैं, आपकी जॉ लाइन कहाँ है, आपकी नोज़ कैसी है, क्योंकि जब आप फाउंडेशन लगाते हैं आप देखते हैं बिल्कुल लिप्स भी आपके बिल्कुल पेल हो जाते हैं कि एक ब्लैंक कैनवस है। तो उसके लिए आप कोई भी पाउडर ब्रॉन्जर ले लें और अपने फेस शेप के हिसाब से कॉन्टोरिंग करें। आप ब्रॉन्जर से कॉन्टोरिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि बहुत पतली इसका फेस होगा लड़की का, ओके कि मुझे तो कॉन्टोरिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको है इसलिए क्योंकि आपको डेफिनेशन देनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह, जो एक दूसरी लड़की कॉन्टोर करिए अपना फेस या जो मैं कॉन्टोर करूंगी अपना फेस, वो आप कॉन्टोर नहीं कर सकते। लेकिन आजकल मैंने निदा देखा है, जितनी भी मैंने ब्राइड्स देखी हैं और मैं आई विटनेस हूँ उस चीज़ का, कि आजकल बहुत बड़े बड़े सैलून्स भी हैं, वो ना तो ब्रॉन्जर लगा रहे हैं और ना ही कॉन्टूर। मैंने भी यही देखा और मैंने ये बल्कि अपने लास्ट मतलब ये ट्रेंड चल पड़ा है, सिर्फ चीक्स पे उन्होंने अच्छा जो ब्लशन किया हुआ है, जी एप्पल चीक्स पे लगा लिया, एग्जैक्टली, और आंखों पे किया हुआ है मेकअप, ना ही उन्होंने कॉन्टूर किया है, ना ही उन्होंने ब्रॉन्जर किया, और वो बिल्कुल जो आप अगर आप अपनी पिक्चर लें विदाउट ब्रॉन्जर और आप पिक्चर लें आप विद ब्रॉन्जर, तो यू विल सी अ डिफरेंस, ज़मीन आसमान का डिफरेंस, बिकॉज आपका फेस ही डिफाइन उस तरह होता है। एक तो नेचुरल कट होता है जो कि आप अगर कुछ भी ना लगाएं और आप देखें तो आपके वैसे ही यू नो नेचुरली अल्लाह ताला ने जिस तरह का आपका फेस शेप दिया हुआ है वो है। लेकिन अगर आप जब उसके ऊपर फाउंडेशन लगाती हैं तो बेसिकली एक लेयर है ना, जो कि आपकी उस जो आपका जो नेचुरल कट है उसको भी एक तरह से सटल कर देता है, तो आप दोबारा उसको एनहांस करने के लिए आप ब्रॉन्जर लगाते हैं। और लोग कहते हैं हम काले हो जाएंगे इसीलिए नहीं लगाते ब्रॉन्जर। मैंने किसी से पूछा कि ब्रॉन्जर क्यों नहीं लगाते, तो उसने कहा कि मैं नहीं चाहती कि मैं काली दिखूं। मैंने कहा ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? बेसिकली आप ब्रॉन्जर वहाँ लगाते हैं जहाँ पे नेचुरल शेड्स पड़ते हैं। अगर आप कहीं खड़ी हों और आप शैडो देखें तो वो वहाँ जगह लगाया जाता है जहाँ आपका नेचुरल शैडो पड़ता है। बिल्कुल, मतलब हमारे जो बहुत से ऐसे बड़े बड़े सैलून्स भी हैं वो भी एक ट्रेंड शुरू करते हैं तो सारे फिर उनके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल यही है कि लोग ये नहीं देखते कि उन पे क्या सूट करता है, बेसिकली वो देखते हैं कि अच्छा क्या ट्रेंडिंग है तो वो। अच्छा ये भी बड़ा होता है कि लोग पिक्चर्स लेकर आते हैं कि अच्छा ये सेलिब्रिटी वाला मुझे मेकअप चाहिए, ये वाला मुझे, अच्छा आपके साथ भी ये होता है? बिल्कुल, ऑल द टाइम, हर दफ़ा कि लोग, लेकिन मैं फिर उन लोगों को यही बताती हूँ कि ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि आपके दिमाग में आपको क्या मेकअप लुक चाहिए, लेकिन मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि आपके फीचर्स और इस सेलिब्रिटी के फीचर्स में ज़मीन आसमान। मुझे आयजा खान बना दे, मुझे मायरा खान बना दे, मुझे माया अली बना दे, मुझे मतलब जितनी भी सेलिब्रिटीज होंगी वो कहेंगे अब मुझे इस जैसा बनना है अपने बिग डे पर। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो उनको यही कहते हैं कि ठीक है हम मेकअप लुक इंस्पायर्ड मेकअप लुक कर सकते हैं, लेकिन कॉपी नहीं कर सकते बिकॉज आपके फीचर्स डिफरेंट हैं, आपका फेस स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो यू नो हर चीज़ हर किसी पर सेम नहीं लगती। अगर मैं वही आई लुक अगर स्मोकी आई कर रही हूँ और मैं एक जिसकी हुडेड आईज है यानी उसकी लिड स्पेस कम है उस पे करूँगी तो मैं वो थोड़ा डिफरेंट करूँगी बनिस्बत जिसकी बड़ी आंखें हैं उसका डिफरेंट लुक होगा। तो हर चीज़, और फिर मैं अगर जैसे जिसकी छोटी आंखें हैं मैं उस पर स्मोकी आई करूँगी तो मैं उसकी वाटर लाइन पे ब्लैक नहीं लगाऊंगी क्योंकि उसकी आंखें वैसे ही छोटी हैं, ब्लैक लगाऊंगी। लेकिन जिसकी दूसरी बड़ी आंखें उस पे मैं लगाऊंगी। तो देयर इज अ डिफरेंस, आप देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस होगा, लुक सेम होगा लेकिन लाइक डिफरेंस इन।
मतलब मैं तो कहूँगी कि 95% ख़वातीन जो है ना वो गलत टिप्स यूज़ करती हैं और गलत मेकअप यूज़ करती हैं अपने ऊपर। एक तो प्रोडक्ट्स का हमें पता होना चाहिए कि हम अपने फेस के ऊपर कौन सी प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं और वो हमारे जो स्किन है उसको सूट करती भी है कि नहीं सूट करती। एक तो वो आपने देखना है, दूसरा आपने कि आप किस तरीके से आप वो यूज़ कर रहे हो अपनी चीज़ों को, अपनी कॉन्टोर को, अपने ब्लाशन को और अपने जो ब्राउन्जर है उसको। हमारे साथ निदा खान मौजूद थी, ब्यूटी एक्सपर्ट है। निदा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई और इतनी अच्छी टिप्स आप हमें देकर जा रही है। जनाब, आज आप लोगों ने अपना मेकअप जो अगर आप लोगों ने जाना हो अगले 2-3 दिनों में शादी पे, तो अपना मेकअप अच्छे तरीके से करके जाइएगा। बहुत अच्छी अच्छी टिप्स आज हमारे साथ शेयर की है निदा खान ने। अब आगे बढ़ते हैं जनाब, और आज हमने आपको बताना है एक बड़े ही मशहूर शख्सियत है जिनकी आज बरसी मनाई जा रही है। आज पाकिस्तान के नामवर नावल और अफसाना निगार, सहाफ़ी और कॉलम नवीस शौकत सिद्दीकी की 11वीं बरसी मनाई जा रही है। शौकत सिद्दीकी लखनऊ जैसे शहर में 20 मार्च 1923 को पैदा हुए थे और इस्लामिया हाई स्कूल लखनऊ से उन्होंने मैट्रिक पास किया। FA और BA बतौर प्राइवेट उम्मीदवार पास करने के बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी से MA सियासियात उन्होंने किया और फिर माहनामा तुर्किश लखनऊ में बतौर एडिटर मुलाजमत का उन्होंने आगाज़ किया और आप हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आए। इल्म अदब से वाबस्तगी के बाइस कम उम्री में ही कौन किसी का जैसी मुख्तसर कहानी से उन्होंने अपने लिखने का आगाज़ किया और फिर लिखते ही चले गए। शौकत सिद्दीकी ने अगरचा अफसाने, कहानियाँ और कॉलम लिखने के अलावा शायरी भी की है, लेकिन नॉवेल्स ने उन्हें गैर मामूली शोहरत दी और वही उनकी पहचान भी बने, जिनमें 2 नॉवेल्स ने शोहरत की बुलंदियों तक उन्हें पहुंचा दिया था। एक तो खुदा की बस्ती है और उसको उर्दू अदब में ये एजाज़ हासिल है कि उसे अब तक दुनिया के 64 ज़ुबानों में तर्जुमा किया जा चुका है और ये ना सिर्फ फ़रोख्त के लिहाज से काबिल ज़िक्र है, बल्कि जब 70 की दहाई में PTV ने इसका एक सीरियल बनाया था, ड्रामा बनाया गया था इसके ऊपर, तो उसकी मकबूलियत का जो आलम था ना, उसकी मिसाल देना बहुत मुश्किल है। तो ऐसी मकबूलियत किसी और TV ड्रामे को भी नहीं मिल सकी थी और इस सीरियल को पाकिस्तान की तारीख का पसंदीदा तरीन ड्रामा सीरियल भी कहा जाता है, जिसे खुदा की बस्ती कहा जाता है। आज भी अगर आप YouTube पे जाकर देखेंगे तो जनाब आपको पता चलेगा कि उसमें क्या क्या कहानियाँ और किस तरह उसको लेकर गया है और किस तरह उसकी तहरीर उसको किया गया है। तो आज जनाब शौकत सिद्दीकी साहब की 11वीं बरसी मनाई जा रही है और अदब की दुनिया में जनाब उनका बहुत ज़्यादा नाम मशहूर है, मकबूलियत उन्हें हासिल है। उनके नॉवेल्स के लिहाज से ख़ास तौर पर उन्हें जाना और पहचाना जाता है और जितने भी जो लिखारी होते हैं वो एक दूसरे का रेफरेंस ज़रूर देते हैं और ख़ास तौर पर शौकत सिद्दीकी साहब का तो ज़रूर ही रेफरेंस दिया जाता है जब भी शायरी या अफसाना निगारी या कहानी नवीसी का जब नाम आता है। तो आज का शो यहीं पे इख्तिताम पजीर होता है जनाब। मुझे अब आपने इजाज़त देनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।